This is Dr. Sunana Gupta once again with a new topic. Today's topic is value added method. Value added method is also known as product method, inventory method, output method. Value added method is a method to calculate national income. नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तीन मेथड होते हैं, वैल्यू एडेड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वैल्यू एडेड मेथड. लेकिन वैल्यू एडेड मेथड से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें ये मेथड्स नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं. तो व्हाट इज नेशनल इनकम? नेशनल इनकम का मीनिंग होता है, नेशनल इनकम is the total market value of goods and services produced domestically by any of the producing enterprise during an accounting year. अब इस डेफिनेशन में बहुत सारे वर्ड कंप्राइज ऑफ है. फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेस्टिकली, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी टोटल मार्केट वैल्यू लेनी है, लेकिन वो सभी गुड्स एंड सर्विसेज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होने चाहिए. द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, बाय एनी ऑफ द प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज मीन्स चाहे वो प्राइमरी सेक्टर की एंटरप्राइज हो, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर की, चाहे वो टेरिटरी सेक्टर की, इन तीनों में से किसी भी सेक्टर की एंटरप्राइज हो, बट इट इज एन प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज एंड दैट एंटरप्राइज इज प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज. तो उसको हम अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में ले लेंगे. और वी कैन से कि तीनों सेक्टर की प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस की जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड है उनकी मार्केट वैल्यू ले लेंगे, बट दैट शुड बी डोमेस्टिकली फर्स्ट ऑफ ऑल एंड विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड. तो उसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं. मीन्स नेशनल इनकम इज द टोटल मार्केट वैल्यू of goods and services produced domestically by any of the producing enterprise, or you can say by any of the producing enterprise of any of the sector taken during an accounting year. So value added method हमारे नेशनल इनकम में हेल्पफुल होता है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में हेल्पफुल होता है. अब हमारे थ्री मेथड्स है, वैल्यू एडेड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड. इन तीनों मेथड से आप नेशनल इनकम निकालते हैं तो तीनों से आंसर सेम होता है, अलग अलग आंसर नहीं आता है. तो आज हम बात करेंगे वैल्यू एडेड मेथड. सो व्हाट इज वैल्यू एडेड मेथड? एज इट नेम सेज, वैल्यू एडेड यानी कि किसी भी चीज में कोई वैल्यू ऐड की गई है. जैसे कि इट इज अ वे ऑफ कंप्यूटिंग द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री. एक कंट्री की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का इट इज अ वे, एक ऐसा तरीका है जिससे हम किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं. सो इट कैलकुलेट्स नेशनल इनकम, यानी कि वैल्यू एडेड मेथड आपकी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है बाय एडिंग वैल्यू टू अ प्रोडक्ट एट एवरी स्टेज ऑफ इट्स प्रोडक्शन. अब कोई भी प्रोडक्ट है उसके डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन होती है, राइट फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द फिनिश्ड गुड. जितना भी वो प्रोडक्शन स्टेजेस होती है हर एक में कुछ ना कुछ वैल्यू एडेड होती है. उन वैल्यू एडेड को हम कैलकुलेट करते हैं, उनको निकालते हैं और ऐड करके नेशनल इनकम के टुवर्ड्स कॉन्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट कर लेते हैं. तो वैल्यू एडेड मेथड इज अ मेथड बाय एडिंग वैल्यू टू अ प्रोडक्ट एट एवरी स्टेज ऑफ इट्स प्रोडक्शन. तो वैल्यू एडेड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. इंटरमीडिएट कंजम्पशन को वी कैन ऑल्सो से रॉ मटेरियल, यानी कि जो भी रॉ मटेरियल है दैट इज आवर इंटरमीडिएट कंजम्पशन. हमने पहले भी गुड्स के चैप्टर में किया था कि इंटरमीडिएट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं जो कि रॉ मटेरियल टाइप्स होते हैं. रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं, इनको हम नॉन फैक्टर इनपुट्स भी बोल सकते हैं. वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, VO माइनस IC मीन्स, VO मीन्स आपकी सेल, आपने प्रोडक्ट को किस रेट पे सेल किया है, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी कि उस प्रोडक्ट को बनाने में आपने रॉ मटेरियल कितने रुपीस का परचेज किया है. सपोज मैंने 80 रुपीस का रॉ मटेरियल परचेज किया और वो मेरी इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गई, और मेरी वैल्यू ऑफ आउटपुट आई 120, यानी कि मैंने उस प्रोडक्ट को जो सेल किया वो ₹120 में किया. 80 रुपीज की परचेजिंग थी और उसको बेचा मैंने 120 में. तो इसका मतलब जो 40 है, 40 इज माई वैल्यू एडेड. 40 इज माई वैल्यू एडेड. तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू वैल्यू एडेड. वैल्यू ऑफ आउटपुट के भी कुछ वेज होते हैं. कभी हमें डायरेक्टली वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं पता होता तो हम सेल्स को लेते हैं. मीन्स टोटल सेल्स जितनी भी हमने सेल करी है वो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट है. सेल्स को निकालने का भी एक तरीका होता है P इंटू में Q, यानी प्राइस इंटू में क्वांटिटी.
जितनी टोटल क्वांटिटी हमारी सेल हुई है, जिस प्राइस पे हुई है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और हमें सेल फाइंड आउट हो जाएगी। अगर हमें सेल्स गिवन है तो हमें P इंटू क्यू करने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम सेल्स ले लेंगे। अगर हमें स्टॉक गिवन है क्वेश्चन में, तो हम ये सोचते हैं कि हमारी सारा जितना भी फिनिश्ड गुड था वो टोटल सेल आउट नहीं हुआ, इसलिए कुछ स्टॉक रिमेनिंग है। तो हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए सेल्स में चेंज इन स्टॉक भी ऐड करते हैं। चेंज इन स्टॉक इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इट मीन्स हमारे पास कुछ स्टॉक अभी भी रिमेनिंग था जो हमारा फाइनल गुड था, लेकिन वो सेल नहीं हुआ है, लेकिन इसलिए हम उसे सेल में ऐड कर लेते हैं और वैल्यू ऑफ आउटपुट उसको मान लेते हैं। क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट का मीनिंग क्या है कि जो भी चीज हमने बनाई उसकी क्या वैल्यू थी, चाहे वो सेल करी है चीज, चाहे उसको बनाकर रखा है वो सेल नहीं हुई है, तो उस आइटम की हमें वैल्यू तो लेनी पड़ेगी ना, बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का मीनिंग होता है एंटायर सेल और एंटायर स्टॉक। अगर स्टॉक रिमेनिंग नहीं है तो हम कंसिडर करते हैं कि हमारी सारी सेल हो गई है, तो हम सारी को सेल का आउटपुट लेते हैं, और अगर स्टॉक है तो हम उसे सेल में ही ऐड कर लेते हैं, तो उससे हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाता है और उसमें से फिर हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देते हैं, तो वी गेट वैल्यू एडेड। सेल्स के साथ एक और पॉइंट ऐड होता है। सपोज अगर आपको सेल्स गिवन है क्वेश्चन में, बट आपको एक्सपोर्ट्स भी गिवन है, तो you will add exports in sales to find out the total sales. To find out the total sales. यानी value of output को अगर हम लेते हैं तो it should be the total sales. Suppose it is written domestic sales. तो ये clearly mention हो रहा है कि it is a domestic sales and exports to be added with it. तो domestic sales plus export is equal to total sales. Total sales is equal to value of output. और सपोज खाली सेल्स लिखा है तो हम इसको मानकर चलते हैं, ये हमारी एजम्पशन होती है कि अगर सिर्फ सेल्स लिखा है तो इसका मतलब इसमें एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी एडेड है, और अगर क्वेश्चन में फिर भी हमें एक्सपोर्ट्स दिया गया है तो इट इज मेरा कंफ्यूजन, आपको सेल्स में ऐड नहीं करना है। यानी इफ द वर्ड सेल्स इज रिटर्न तो इट मीन्स यू नीड नॉट टू ऐड एक्सपोर्ट इन इट। If there is written domestic sales, so it means it is necessary to add exports in it to get the total sales, and your total sales is equal to your value of output. यानी कि अब इसको ब्रीफ करते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालने के लिए या तो प्राइस इनटू क्वांटिटी करेंगे तो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। अगर आपको कुछ ऐसा गिवन नहीं है तो आप अपनी टोटल सेल्स को ही, जितनी भी आपकी सेल्स क्वेश्चन में मेंशन है, वो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा, क्योंकि जो आपका फिनिश्ड गुड है वो आपका सेल हो गया है, आपकी उस फिनिश्ड गुड इज योर आउटपुट और आप उसकी वैल्यू निकालेंगे। और सपोज आपके टोटल सेल्स भी गिवन है और स्टॉक भी गिवन है, तो इसका मतलब है कि आपकी जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस किया गया था वो टोटली सेल नहीं हुआ है और कुछ स्टॉक रिमेनिंग है, लेकिन आपको उन सभी स्टॉक की, सभी आउटपुट की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए आप उसके अंदर अपना चेंज इन स्टॉक भी ऐड कर देते हैं सेल्स में टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में डोमेस्टिक सेल्स आ जाता है, तो इसका मतलब हमें एक्सपोर्ट्स ऐड करने की जरूरत है। एक्सपोर्ट्स मतलब वी आर सेंडिंग या वी आर सेलिंग आवर आइटम टू दी अदर कंट्रीज। अगर हमारी आइटम या हमारा प्रोडक्ट अगर दूसरी कंट्री में जा रहा है तो इसका मतलब वो भी हमारी सेल है, तो हमें उसकी वैल्यू भी ऐड करनी पड़ेगी। सो इफ इट इज रिटन डोमेस्टिक सेल्स देन यू हैव टू ऐड एक्सपोर्ट्स इन इट टू फाइंड आउट द प्रॉपर सेल। और अगर खाली सेल्स लिखा है तो इसका मतलब आपको टोटल सेल ऑलरेडी गिवन है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट का हमें पता लग गया है, उसमें से हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करेंगे यानी रॉ मटेरियल को माइनस करेंगे तो आपका वैल्यू एडेड आ जाएगा। इन शॉर्ट आपके फिनिश्ड गुड में से आपने अपना रॉ मटेरियल माइनस कर दिया, रॉ मटेरियल की वैल्यू माइनस कर दी, तो आपको पता लग गया कि आपका फिनिश्ड गुड में आपने कितनी वैल्यू ऐड करी है। अब देखिए इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे कि ये फर्म है और ये प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज है। प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस में हमारे पास फार्मर है, फ्लावर मिल है और बेकर है, शॉपकीपर है। अब फार्मर ने 200 रुपीज का उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी रॉ मटेरियल था। रॉ मटेरियल में हम इरिगेशन ले सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं, पावर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, मतलब इरिगेशन वगैरह सब इंक्लूड करके हम उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी फार्मर का जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन था दैट वाज फॉर ₹200 और उसने उसको सेल आउट किया अपना इंटरमीडिएट कंजम्पशन को 600 में।
यानी 600 में फार्मर ने ये सारी इरिगेशन और सीड्स की फैसिलिटी से जो वीट बनाया है उसको उसने 600 में सेल आउट किया है। तो यानी कि फार्मर की वैल्यू ऑफ आउटपुट हुई 600, उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन था 200, तो फार्मर ने कितनी वैल्यू ऐड करी? 600 माइनस 200 इज इक्वल टू 400। तो फार्मर की वैल्यू एडेड थी 400। अब जो फार्मर का वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी कि सेल थी वो किसी ने तो खरीदी होगी, वो फ्लावर मिल ने खरीदी। अब वीट था वो फार्मर ने 600 में बेचा, जो फ्लावर मिलर है उसने वो 600 में खरीदा। फार्मर ने फ्लावर मिलर को 600 में अपना वीट बेचा, तो फ्लावर मिलर के लिए वही 600 इज एन इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब उसने उस वीट को फ्लावर में कन्वर्ट किया और उसे 800 का बेकर को सेल आउट कर दिया। तो यानी कि जो चीज फ्लावर मिलर ने 600 में परचेज करी थी उसको 800 में सेल आउट करी है, तो कितनी वैल्यू ऐड करी? 200। 800 माइनस 600 200, वैल्यू एडेड इज 200। अब फ्लावर मिलर ने बेकर को वो फ्लावर बनाकर सेल किया, तो बेकर का वही जो फ्लावर है उसका रॉ मटेरियल हो गया यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। तो बेकर का रॉ मटेरियल पड़ा 800 का, जो उसने ब्रेड में चेंज कर 1000 रुपीज का सेल कर दिया। यानी यहाँ पर हमारी वो बात प्रूव हो रही है कि वैल्यू टू अ प्रोडक्ट, एडिंग वैल्यू टू अ प्रोडक्ट एट एवरी स्टेज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। यानी कि वीट से फ्लावर बनने में भी वैल्यू ऐड हुई, फ्लावर से ब्रेड बनने में वैल्यू ऐड हुई 200, और ब्रेड से शॉपकीपर पे जाने पर भी वैल्यू ऐड हुई है। अब देखिए फ्लावर मिलर ने अपना 800 का जो फ्लावर था वो बेकर को 800 मतलब जो 600 का था उसमें वैल्यू ऐड करके 800 में सेल आउट किया, यानी उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट थी 800, जो कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन बनी बेकर की, क्योंकि वो बेकर के लिए रॉ मटेरियल हो गया। और बेकर ने उसी आटे को ब्रेड में कन्वर्ट किया और 1000 रुपीज में सेल कर दिया, यानी वैल्यू ऐड कितने की करी? ₹200 की। अब बेकर से शॉपकीपर ने परचेज किया ₹4,1000, क्योंकि बेकर का वैल्यू ऑफ आउटपुट 1000 था और शॉपकीपर ने परचेज किया है, तो दैट वुड बी एन इंटरमीडिएट कंजम्पशन फॉर द शॉपकीपर। तो शॉपकीपर ने ₹1000 का परचेज किया और सेल किया ₹1200 का, तो शॉपकीपर ने कितनी वैल्यू ऐड करी? 200 की। अब अगर हम इन सबका टोटल करते हैं 400 प्लस 200 इज 600, 600 प्लस 200 इज 800 एंड 800 प्लस 200 इज इक्वल टू 1000। यानी कि टोटल इस प्रोसेस में हमारी 1000 जो है वो वैल्यू एडेड हुई है। वैल्यू एडेड हम ऐसे भी निकाल सकते हैं और इन सबको टोटल करके सारा वैल्यू ऑफ आउटपुट टोटल करके माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करेंगे तो भी आपका 1000 ही आएगा। तो यानी कि वैल्यू एडेड हुई टोटल 1000 में। अब यहीं से मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर करती हूँ। यहाँ पर तो हमें गिवन था 200 इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सपोज हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन नहीं होती, यहां पर होता है डैश, तो अब फार्मर की वैल्यू एडेड क्या लेंगे? तो हम फार्मर की वैल्यू एडेड लेंगे 600, क्योंकि वीओ था आपका 600 माइनस आईसी है 0, तो वैल्यू एडेड कितनी आएगी? 600। तो आपकी यहां पर वैल्यू एडेड हो जाएगी 600। तो इट मीन्स वैल्यू एडेड जो हमें यहाँ पर प्रूव हो गया है कि वैल्यू एडिंग इज एट द एवरी स्टेज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। एक प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड होती है, तो वैल्यू एडेड निकालने का ये फॉर्मूला था वीओ माइनस आईसी। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला हुआ वीओ माइनस आईसी। इट मीन्स वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, तो अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि अगर हम तीनों सेक्टर की वैल्यू एडेड लेते हैं। अब हमने तीनों सेक्टर की यानी आपकी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टेरिशरी, अगर आप तीनों के वैल्यू एडेड को ऐड करेंगे आपस में, बिकॉज हम निकाल रहे हैं डोमेस्टिकली प्रोडक्शन बाय दी ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स। तो आपने तीनों सेक्टर की वैल्यू एडेड करी तो यू विल गेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। व्हाई एट मार्केट प्राइस? बिकॉज वी टॉक्ड अबाउट इट कि ऑल द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस पे हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड मिल जाता है। ग्रॉस वैल्यू एडेड इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी, यानी कि समेशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी। तो यहाँ पर हमने तीनों सेक्टर की वैल्यू एडेड को लिया, तभी हमें पूरी इकोनॉमी की वैल्यू एडेड पता लगी। खाली एक सेक्टर की वैल्यू एडेड लेने से हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होता।
तो पूरी इकोनॉमी की वैल्यू एडेड जब हमें मिल जाती है तो वो हमारा जीडीपी होता है, जीडीपी एट एमपी। बट वी नीड टू फाइंड आउट द नेशनल इनकम। अब जीडीपी एट एमपी से नेशनल इनकम तक पहुंचना है तो नेशनल इनकम की एब्रिविएशन क्या है, एनएनपी एट एफसी। अब आपको एनएनपी एट एफसी तक पहुंचना है तो जीडीपी एट एमपी जब आप तीनों सेक्टर की वैल्यू एडेड ऐड कर लोगे तो यू विल गेट द जीडीपी एट एमपी। एंड जीडीपी एट एमपी में से इफ यू माइनस द डेप्रिसिएशन देन यू विल गेट एनडीपी एट एमपी। आफ्टर माइनस the NIT, after subtracting the net indirect tax, you will get NDP at FC, and after adding net factor income from abroad, you will get the national income. So like this you will find out your national income. Means value added method से आप GDP at MP आपको मिल जाता है और फिर आपको नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना होता है और NFIA ऐड करना होता है। देन विल गेट द नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ वैल्यू एडेड मेथड।